नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा विषय है संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट। आज हम चर्चा करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और क्यों हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा जान लें। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता और अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित हो। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल उपस्थित होना चाहिए। इस आहार में पौष्टिक तत्वों की अधिकता या कमी दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि अगर पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो इससे अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व या पोषण न्यूनता जन्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे रक्त अल्पता, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, अस्थियों का कमज़ोर होना आदि। अतः संतुलित आहार लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। जीवन की हर अवस्था में आहार का संतुलित एवं उचित मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था निरंतर विकास की अवस्थाएं होती हैं और इनमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हों, इसलिए इस अवस्था में भी आहार का संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि शरीर को आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं तो व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अतः हमारे आहार में संतुलित आहार का होना अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार में किन किन भोज्य समूहों को सम्मिलित किया गया है उसकी चर्चा हम करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जान लें कि कितने भोज्य समूह होते हैं। मुख्य रूप से समस्त खाद्य पदार्थों को 5 मुख्य भोज्य समूहों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं अनाज समूह, जिसे सीरियल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और यह समूह अर्थात अनाज समूह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और प्रतिदिन जो हमें ऊर्जा संपूर्ण अपने खाने से, आहार से प्राप्त होती है, उसका 70 से 80% भाग हमें इस अनाज समूह से प्राप्त होता है। ऊर्जा के अतिरिक्त इस समूह से प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, इसके अतिरिक्त विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह इन पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कौन से अनाज मुख्य रूप से सेवन किया जाता है। गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, रागी आदि ऐसे अनाज हैं जिनका प्रमुख रूप से अपने आहार में उपयोग किया जाता है। अनाज समूह के अतिरिक्त मुख्य समूह आती हैं दालें, जिसे पल्सेस और लेग्यूम्स ग्रुप के अंदर रखा जाता है। और दालें प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। विशेषकर शाकाहारी व्यक्तियों के लिए आहार में दालें लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं उनके पास प्रोटीन के अन्य सोर्स भी उपलब्ध होते हैं। और दालें प्रोटीन के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, अदृश्य वसा, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इसके अतिरिक्त कुछ खनिज लवण, कैल्शियम और लौह तत्व के भी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दालें जो मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती हैं उनमें है मूंग, चना, मटर, राजमा, उड़द, सोयाबीन। ये सामान्य रूप से काम में ली जाने वाली दालें हैं। इन दालों में भी देखा जाए तो मूंग, चना, मटर आदि में 20 से 25 ग्राम प्रति 100 ग्राम प्रोटीन उपस्थित होता है। परंतु सोयाबीन एक ऐसी दाल है जिसे तिलहन के अंतर्गत भी रखा जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा अन्य दालों की अपेक्षा दुगने अमाउंट में उपस्थित होती है। जैसे सोयाबीन में प्रोटीन लगभग 40 ग्राम प्रति 100 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है।
अन्य भोज्य समूह दूध और दूध से बने पदार्थ अर्थात मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स। ये पदार्थ प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं और इनमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन कहलाती है। इस प्रकार की प्रोटीन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त दूध एवं दूध से बने पदार्थ वसा, कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन A के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दूध, दही, छाछ, पनीर, मावा आदि ये समूह दूध और दूध से बने पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इसी समूह में, क्योंकि यह समूह जो है ये प्रोटीन गुड क्वालिटी प्रोटीन का समूह माना जाता है, अतः इसमें जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दूध उत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उनके लिए मांस, मछली, अंडा जो खाद्य पदार्थ हैं वे भी इस समूह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन होती है। मांस, मछली, अंडा में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा, विटामिन B12, आयरन की बहुत अच्छी स्रोत होते हैं। अन्य आगे समूह है फल एवं सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रुप है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो ग्रुप है ये विशेषकर विटामिन और खनिज लवणों से समृद्ध होता है और इसलिए इस समूह को रक्षात्मक भोज्य समूह के अंतर्गत भी रखा जाता है। फलों में बीटा कैरोटीन, विटामिन A, विटामिन C, रेशे, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं और सामान्यतः जो फल काम में लिए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं आम, अमरूद, केला, पपीता आदि फल, मौसमी फलों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों में सामान्य सब्जियां, इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियां भोजन में काम में ली जानी चाहिए या सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां लोह तत्व और कैल्शियम की एक बहुत अच्छी स्रोत होती है। अगर नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग हमारे आहार में किया जाता है तो इससे शरीर में होने वाली लोह तत्व की कमी को दूर किया जा सकता है और लोह तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जो वर्तमान समय में हमारे देश की महिलाओं में, किशोर युवतियों में बहुत अधिक देखने को मिलती है। अतः भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अंतर्गत पालक, मेथी, चौलाई, सरसों, बथुआ, चने का साग आदि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जिनका उपयोग भोजन में अवश्य ही करना चाहिए। अन्य समूह है वसा एवं शक्कर, फैट एंड शुगर। ये वह समूह है जिसमें ऊर्जा का अच्छी मात्रा होती है, अर्थात इस समूह को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। वसा, जो कि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के अंतर्गत संतृप्त वसा और संतृप्त वसा दोनों ही प्रकार की वसाएं सम्मिलित हैं। संतृप्त वसा के अंतर्गत घी, मक्खन और डालडा घी आता है। इसके अतिरिक्त असंतृप्त वसाएं जिससे हमें प्राप्त होती हैं वो सभी वनस्पति तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल आदि इसके अंतर्गत आता है। वसाएं जो हैं वह ऊर्जा की अच्छी स्रोत होती है। इसके अतिरिक्त शक्कर एवं गुड़ इस समूह के अंतर्गत रखा गया है। इसका विशेष कारण भी यही है कि शक्कर और गुड़ मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं और इनसे हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन 5 भोज्य समूहों का संतुलित मात्रा में उपयोग किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार भिन्न भिन्न होता है। एक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार बनाया गया है जरूरी नहीं है वह आहार दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे गर्भावस्था में गर्भवती माता को दिया जाने वाला संतुलित आहार एक सामान्य वयस्क महिला के लिए असंतुलित आहार हो सकता है या होता है। यद्यपि हम देखें भोज्य पदार्थ हमने वही सम्मिलित किए थे, सभी 5 भोज्य समूहों में से भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया था, परंतु एक विशेष बात को जो ध्यान रखा गया था वो था भोज्य पदार्थों की मात्रा और उनका अनुपात। इन अनुपात में भिन्नता रहती है।
अर्थात संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। यह आहार व्यक्ति की आयु, वजन, उसकी क्रियाशीलता आदि के आधार पर अलग अलग होता है। तो आज हमने इस बात को जाना कि संतुलित आहार लिया जाना क्यों आवश्यक है। अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि संतुलित आहार को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।